चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज के इस पंक्ति से आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज हम अपने 1857 के रिवोल्ट की हीरो को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसके लिए ये पंक्ति लिखी गई है। वो है हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उसको ग्रेट नेशनल हीरोज माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, क्योंकि उसको प्रतीक, एक सिंबल माना जाता है कि वो ब्रिटिशर के खिलाफ खड़ी हुई थी इंडिया में। तो इससे ही प्रेरित होकर जब हमारी इंडियन आर्मी में फर्स्ट टाइम फीमेल यूनिट को क्रिएट किया गया, तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इंडियन आर्मी में फीमेल यूनिट का नाम रखा गया। तो ये रही आज की हमारी जो पंक्ति थी इस लेक्चर के रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों कवर कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि हमने कंपनी रूल पढ़ा अभी तक और हमने उसके क्वेश्चन आंसर लगा ले। अब हम क्राउन रूल स्टार्ट करेंगे। तो क्राउन रूल को करने से पहले 1857 का रिवोल्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, तो सबसे पहले हम इसके करेंगे की कॉन्सेप्ट की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट क्या था, इसके कॉजेज क्या हैं, बिगनिंग कहाँ से हुई, स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ फैला, सुप्रेशन किसने किया, ऑब्वियसली ब्रिटिश ही करेंगे, पर कहाँ कहाँ सुप्रेशन किया गया, इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के इफेक्ट क्या हुए और एंड कैसे हुआ इस रिवोल्ट का। ओके, तो वार्म अप के लिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे मैं भी उतनी ही मोटिवेट होंगी नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से तैयार करने के लिए। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें, कमेंट में क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ उसका आंसर दीजिए। वाई इज 1857 कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया? कुड ब्रिटिश प्रिवेंट दिस म्यूटनी? क्या ब्रिटिश ने इस म्यूटनी को क्या किया, इससे प्रिवेंट हो सके। डिड 1857 लेड द फाउंडेशन फॉर फ्रीडम स्ट्रगल? तो आप लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। तो इंट्रोडक्शन में है आपका 1857 के रिवोल्ट की इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले। देखिए, मैंने अभी तक आपको कंपनी रूल समझाया। ठीक है, कंपनी रूल में मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि कौन कौन सी उन्होंने पॉलिसी लाई, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से अग्रेशन होना स्टार्ट हो गया इंडियन लोगों में कि जो ये ब्रिटिशर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हैं ये हमसे, हमारे ही देश में हमको गुलाम बना रहे हैं। तो बाय 1857 ऑलमोस्ट, मतलब 1857 तक पूरे भारत में ब्रिटिश का कंट्रोल आ चुका था। इंडिया सफ़र कर रहा था कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री के लोग अगर किसी कंट्री में क्या करें, राज करें, शासन करें, वहाँ पर जाके एक्सप्लॉइट करें लोगों को, तो वो होता है कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल से इंडियन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। इसी वजह से जो कंडीशन थी लोगों की वो इम्पॉविश्ड हो गई और उनको इस चीज़ के अगेंस्ट क्या करना पड़ा, आवाज़ उठानी पड़ी। ठीक है, तो
तो सबसे ज़्यादा जो मासिव इंक्रीज देखा जाए इस रिवोल्ट का, तो इस रिवोल्ट का मासिव जो था वो रूरल पॉवर्टी थी। गांव के एरिया में क्या किया जा रहा था, उन पे एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था। इंडियन डिड नॉट एक्सेप्ट फॉरेन रूल, इंडियन जो थे वो फॉरेन रूल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब कि उन्होंने जो जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की थी, आगे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी पॉलिसीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, जो लोग इसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं कहीं छोटे मोटे रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए थे, बट उन रिवोल्ट को क्या ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, दबा रही थी, सुप्रेशन कर रही थी, लोगों को अगेंस्ट बोलने नहीं दिया जाता था उनके। तो देन 1857 का रिवोल्ट एक सीवियर आउटबर्स्ट निकला, जिसकी वजह से जो क्रोध प्रस्तुत हुआ ब्रिटिशर के लिए। दो इट लास्टेड फॉर फ्यू मंथ, ये रिवोल्ट कुछ महीनों तक ही रहा, बट इसने एक बहुत ज़्यादा फाउंडेशन रख दी थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डर गई थी कि अब वो लोग इंडिया पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद ही इन्होंने कुछ एक्शन लिए कि इंडिया के फेवर में कुछ एक्शन लेंगे तभी हमें ये रूल करने देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। कॉजेज क्या हैं रिवोल्ट के? सबसे पहले कॉज आता है आपका पॉलिटिकल कॉज, फिर आता है आपका इकोनॉमिक कॉज, कंडीशन ऑफ सिपाही, ठीक है, सोशल रिलीजियस कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज, ठीक है। ये कॉजेज धीरे धीरे चल रहे थे, बट इमीडिएट कॉज की वजह से आउटबर्स्ट होता है 1857 के रिवोल्ट का। तो एक एक करके हम चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज, नवाब लॉस्ट दी पावर्स। पॉलिटिकल कॉजेज में क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल कॉजेज में, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। पॉलिटिकल कॉजेज में आते हैं, सबसे पहले कॉज था कि इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ एलैप्स लगाई, डॉक्ट्राइन ऑफ एलैप्स लगाई, ठीक है, इसकी वजह से। दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, ओके। थर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेंसी, ठीक है। एक एक करके मैं अभी आप इस कोर्स को समझाती हूँ, ठीक है। आपने देखना कि अगर पॉलिटिकल कॉजेज होते हैं तो पॉलिटिकल कॉजेज में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 पॉलिसीज थी। एक डॉक्ट्राइन ऑफ एलैप्स, दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, तीसरी डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेंसी, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी सब्सिडियरी अलायंस, ओके। सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस में क्या था, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सब्सिडियरी अलायंस किसने इम्प्लीमेंट की थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका मोटिव क्या था कि ब्रिटिश की डोमिनेंस जो है वो इंडियन स्टेट में इसको इंट्रोड्यूस कराना, कि ब्रिटिश जो है वो सुपीरियर हैं और उनके पास पावर है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को अपने पोसेशन में लिया। सबसे पहले इस सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, ठीक है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अगर समझा जाए तो इस पॉलिसी में क्या था कि वहाँ के जो रूलर हैं, ठीक है, वो क्या करें, सुप्रीम पावर समझें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। पहला इनका ये मोटिव था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। दूसरा था कि ये क्या करें, जो वहाँ के रूलर हैं, रूल कर रही हैं, वो अपने कोर्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जगह दें, ठीक है। नेक्स्ट इसकी पॉलिसी थी कि ब्रिटिश को अलो किया जाए कि वो अपनी फोर्सेस इस टेरिटरी में रखें और उसके मेंटेनेंस के लिए रूलर उसको क्या करें, जो वहाँ के राजा हैं उसको पे करें, ठीक है। वो क्या करेंगे, अपनी आर्मी उनको देंगे, ठीक है, उसके बदले में, उसकी मेंटेनेंस के बदले में उनसे पैसे लेंगे, ओके। कुड नॉट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी। यहाँ पर एक और था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूछे बिना ही
पूछे बिना कोई भी राजा किसी से वॉर नहीं कर सकता। ओके, फॉरेन अफेयर में भी ब्रिटिशर ही इन्वॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट था रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। मीन कि विदाउट ब्रिटिशर से पूछे बिना कोई भी ब्रिटिश आर्मी का एम्प्लॉय रूलर, जो वहाँ के नेटिव रूलर थे, उसके पास सर्विस नहीं कर सकता था। इन सब के बदले उन्होंने क्या किया कि कंपनी प्रोटेक्ट करेगी आपके एक्सटर्नल अटैक से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। ठीक है, इन सब से, इसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। ओके, इसकी वजह से बहुत सारी टेरिटरीज जो ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके हथियानी स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ एलैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एलैप्स जो है वो ब्रेन चाइल्ड का मतलब आइडिया था लॉर्ड डलहौजी का आइडिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या करना था, अगर कोई रूलर, कोई राजा अगर उसका नेचुरल हायर नहीं है, हायर मीन उसका वारिस नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिशर एलैप्स कर लेंगे और मीन अडॉप्टेड सन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए रूलर। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल में आपको इसकी बाद में देती हूँ, पहले थर्ड वाली पढ़ लेते हैं। थर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेंसी। इसके अकॉर्डिंग कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की भी प्रॉपर्टी को, टेरिटरी को एनेक्स कर सकती है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मीन कि अगर उसको लग रहा है कि वो मिसगवर्नेंस, वो रूलर, इंडियन रूलर मिसगवर्नेंस कर रहा है, तो वो पैरामाउंटेंसी के डॉक्ट्राइन लगाकर उसको अपने अंडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये रही थी आपकी 3 पॉलिसीज। इस पॉलिसी की वजह से जो कॉजेस क्रिएट हुए, जिसकी वजह से नवाब ने अपनी जो पावर थी वो लॉस्ट कर दी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ एलैप्स की वजह से जो सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट हुआ, 17 स्टेट, झांसी, नागपुर। ठीक है, इसकी वजह से ये इफेक्ट हुए। अनेक्सेशन ऑफ अवध में ये कह के इन्होंने हथिया लिया कि मिस गवर्नेंस कर रहा है यहाँ का रूलर। ओके, तो वो डिसरिस्पेक्ट करने लगे इंडियन किंग की, उनकी नोबेलिटी की, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुगल डायनेस्टी, सिंबॉलिक पावर वाज अटैक, बहादुर शाह वाज टू विकेट। और इन्होंने क्या किया, मुगल डायनेस्टी थी जो उसका लास्ट रूलर था बहादुर शाह, उसको इन्होंने क्या कर दिया, उसको बोला कि आप रेड फोर्ट को जल्दी से जल्दी खाली करें। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज में क्या था, चैलेंजेस ऑफ पीजेंट के चैलेंजेस आ गए। इन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लाई, जैसे रायतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रायतवाड़ी सिस्टम, कि इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट किसानों से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और महलवाड़ी सिस्टम क्या था कि इन्होंने एक गांव से, जहाँ एक लार्ज एरिया जहाँ पर लोग रहते हों, उनसे लैंड रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैं आपको रायतवाड़ी समझा देती हूँ। रायतवाड़ी मीन सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो लाया लैंड सेटलमेंट एक्ट लाया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसको इंट्रोड्यूस करने वाला था सर थॉमस मुनरो, जिसने सबसे पहले मद्रास में ये इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ड्राई एरिया है, वहाँ पर पीजेंट जो किसान है वो 50% ऑफ प्रोड्यूस, मीन जितनी उनकी फसल होती है उसका 50% क्या करेंगे, टैक्स देंगे। और जहाँ पर इरिगेटेड रीजन है वहाँ पर इन्होंने कम कर दिया कि इसका आप कम देंगे। मीन ये तो जहाँ पर ड्राई एरिया है वहाँ पर इन्हों को कम लेना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, ड्राई एरिया में 50% टैक्स इम्प्लीमेंट किया। और जो लेस एरिया था वहाँ पर इन्होंने
कम कर दिया, जैसे 40% कर दिया, ठीक है। तो ये था रायतवाड़ी। और उसके बाद आपका आता है महलवाड़ी। महलवाड़ी जो किया था इंट्रोड्यूस होल्ट मैकेंजी ने 1833 में किया था, और इसको बाद में मॉडिफाई किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। एग्रेनियन डिस्ट्रेस मतलब जो मैंने आपको अभी परमानेंट सेटलमेंट बताया, रायतवाड़ी बताया और महलवाड़ी सिस्टम बताया, जिसकी वजह से पीजेंट किसानों को बहुत सफ़र करना पड़ा। डिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो मीन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से पीजेंट को जो किसान थे वो अपनी मतलब अपनी ही ज़मीन पर नौकर की तरह काम कर रहे थे, इतने मजबूर हो गए थे इन पॉलिसी की वजह से। मीन उनकी लैंड उनकी थी, अगर वो टैक्स पे करते रहे तो लैंड उनकी है, अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाए तो लैंड जो है वो ज़मींदार हथिया लेंगे, ठीक है। अगर क्रॉप फेल्यूर हो जाए या किसी वजह की भुखमरी फैल जाए, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता था वो किसान ही करता था। इसके बाद यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट थे, इंडिया में जो भी हैंडीक्राफ्ट बन रहे थे, जो इंडिया मींस इंडिया के लोग कोई काम करते थे, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे और लोग अनएम्प्लॉय हो गए थे, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन या रॉ मटेरियल जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में लेके जाती थी और फिनिश्ड गुड जो थे वो इंडिया में सेल करती थी। इसकी वजह से भी बहुत लोग जो थे, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे जॉबलेस हो गए थे, ठीक है। तो ये भी एक इकोनॉमिक कॉजेज था। उसके बाद आपका आता है कंडीशन ऑफ द सिपोय। सिपोय मीन कि 87% जो ब्रिटिश आर्मी में थे वो इंडियन थे, बट उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि ये इंडियन है, तो उनकी प्रमोशन भी नहीं की जाती थी। मीन कि कोई चांस नहीं था प्रमोशन का, हाईएस्ट रैंक भी नहीं दिए जाती थी, अगर हाईएस्ट रैंक दी भी जाती थी तो वो सूबेदार की ही थी। इसके अलावा उनको कोई हाईएस्ट रैंक प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इंडियन सोल्जर जो थे वो उनको क्या प्रॉब्लम थी, एक कॉन्सेप्ट था इंडियन का कि अगर हम ओवरसी क्रॉस करते हैं, हम सी के बाहर जाते हैं, तो हमारी कास्ट जो क्या है, हमारी कास्ट से हम हम अपनी कास्ट को लॉस्ट कर सकते हैं। इनके दिमाग में ये चीज़ थी, तो उनको लगा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे रिलीजियस नॉर्म्स को वायलेट कर रही है। इनको फिर इन्होंने ज़बरदस्ती भेजना स्टार्ट किया, बट उसके बाद बाहर काम करने पर कोई भी भत्ता, कोई भी मीन अलाउंस नहीं दिया जाता था। जो सैलरी इनको प्रोवाइड की जाती थी उसी पर ही ये बाहर भी वॉर पर इनको बेच देते थे, ठीक है। तो इन्फीरियर ट्रीटमेंट कंपेयर टू ब्रिटिश ट्रूप मीन की इन्फीरियर समझा जाता था इंडियन सिपाही को, और ब्रिटिश ट्रूप को हायर समझा जाता था। इसके बाद आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। एक इसमें और था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनमें क्या किया जाता था कि जो सोल्जर्स थे ना, सोल्जर्स को कहा जाता था कि आप तिलक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप टर्बन नहीं पहन सकते। टर्बन मीन जो सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, आप बियर्ड नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऐसा था, तो उनको लगा, सोल्जर्स को लगा कि ये जो ब्रिटिश हैं ये हमारी कास्ट को पल्यूट कर रहे हैं और ज़बरदस्ती हमको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। सोशल एंड रिलीजियस मीन इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन लाई, मिशनरी एक्टिविटीज़ लाई। तो इन्होंने ये क्या कर रहे थे, इनका मेन मोटिव था कि इंडियन लोगों को कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे इंडियन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। इसकी वजह से लोग हर्ट हो रहे थे, और एक कारण ये भी था कि इन्होंने क्या किया, जो लैंड पर रेवेन्यू टैक्स लगाना स्टार्ट किया, तो
मीन्स कि इनके जो खेत थे उन पर रेवेन्यू टैक्स लगाना स्टार्ट किया। इन्होंने इवन क्या किया, जो टेम्पल थे, मॉस्क्यू थे, उन पर भी टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे। सोशल रिफॉर्म जैसे इन्होंने क्या किया, सती प्रथा को ख़त्म किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, मीन जो फीमेल, आप इन्फेंटिसाइड को समझ सकते हैं, जो पहले क्या करते थे, चाइल्ड, अगर गर्ल चाइल्ड होती थी उसको मार देते थे, ठीक है। तो विडो री मैरिज एक्ट को इन्होंने अबॉलिश किया। इसकी वजह से भी इनको लग रहा था, इंडियन ये सोच रहे थे कि ये डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं हमारे इंडियन कल्चर पर। कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, ये मैंने आपको समझा दिया। इंटरफेरेंस विद कास्ट एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो एक कारण था का कि इन्होंने रेलवेज ओपन की, पर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि आप सारे कास्ट के जो इंडियन लोग हैं वो एक ही कंपार्टमेंट में ट्रैवल करेंगे। ओके, तो ये रहे आपके सोशल और रिलीजियस कॉजेज, ठीक है। उसके बाद आता है जो मेन कॉज है, जैसे अगर किसी आग को, मीन कहते हैं कि चिंगारी ही बहुत होती है किसी आग आग को भड़काने के लिए, कुछ ऐसा कुछ बोला जाता है, मीन ऐसा। इनफील्ड राइफल इश्यूज 1857, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिपाही जो इंडियन को पता चलता है कि जो भी न्यू इनफाइल्ड राइफल्स हैं उसमें उसकी कार्ट्रिज में जो एनिमल फैट है वो यूज़ की जा रही है। मीन एक ग्रीस पेपर होता था जिसको मुंह से काटना पड़ता था लोड करने से पहले, तो उस पेपर को बीफ और पिग फैट से बनाया जाता था, जो हिंदू एज वेल एज मुस्लिम सिपाही ने मना किया यूज़ करने के लिए, क्योंकि एनिमल फैट उनके रिलीजन के अगेंस्ट था। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है रिवोल्ट ऑफ 1857 की, ठीक है। तो जो ये कार्टिज का था, जो ग्रीस की जा रही थी को और पिग फैट से, ये ऑफेंसिव था, मीन हिंदू और मुस्लिम के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में, कलकत्ता में, ठीक है, जहाँ पर एक सिपाही जो है, जिसको ब्राह्मण सिपाही था मंगल पांडे, उसने मना कर दिया मीन्स इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से, इस राइफल को यूज़ करने से। तो उसने अटैक किया एक ऑफिसर पर, ब्रिटिश ऑफिसर पर। तो उसके बाद 8 अप्रैल को इसको फांसी दी गई, ठीक है। उसके बाद एट मेरठ मई 1857 में 85 सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया इस कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से, तो उनको लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दी। देन 10 मई 1857 को एक ओपन रेवेलियन ने क्या किया, शूट किया ऑफिसर पर और रिलीज करवाया अपने 85 सिपाही को। और 12 मई को 1857 को उन्होंने दिल्ली में दिल्ली को सीज कर लिया, ठीक है। दिल्ली में रेबल्स चली गई, ओके। उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, जो मुगल और ओल्ड और पावरलेस मुगल एम्परर था बहादुर शाह, उसको क्या किया, एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया। फिर जब बहादुर शाह ने ये उनको कहा गया कि आप एम्परर ऑफ इंडिया अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इन्होंने, जो बहादुर शाह था, इसने क्या किया, अपने जो बाकी के राजा थे, ठीक है, उनको लेटर भेजी और कहा कि आप भी इस रिवोल्ट में शामिल हो। बहुत सारे जो राजा थे इस रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ सोल्जर, इस किसने एस्टेब्लिश की थी, वो था जनरल बख्त खान, ये था आपका जनरल बख्त खान। और बिहार से कौन लड़ रहा था, कुंवर सिंह, ये आपका कुंवर सिंह। अहमदुल्ला फैजाबाद से लड़ रहा था, ठीक है। तो ये एक आउटस्टैंडिंग लीडर रहा है इस रिवोल्ट में। उसके बाद लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। नाना साहिब ने कानपुर मार्च किया अपनी ट्रूप के साथ, और तांतिया टोपे ने इनको क्या किया, असिस्ट किया, ठीक है, असिस्ट किया नाना साहिब को। ये बेगम हजरत महल, नाना साहिब, तांतिया टोपे, ओके। तो रिवोल्ट का अगर सेंटर की बात करें तो दिल्ली, मेरठ,
बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, झांसी, ठीक है, ये है सेंटर। और कानपुर को 5 जून 1857 में मीन्स क्या किया गया, रेबल के सीज किया गया, ठीक है, रेबल जो लड़ रहे थे, ठीक है। नाना साहिब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया और मुगल एम्परर का गवर्नर शो किया। और मंडल मध्य प्रदेश में रानी अवंती लोधी थी, ठीक है, अवंतीबाई लोधी, ये रही आपकी रानी अवंतीबाई लोधी। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इसको मैंने आपको बता ही दिया। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं 1857 के रिवोल्ट में और सुप्रेशन कहाँ कहाँ किसने किया, ठीक है, लीडर कौन कौन थे, आप एक बार इसको नज़र में ला सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको अच्छे से सारा समझा ही दिया था। कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, ठीक है। रिवोल्ट था नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में था। लखनऊ भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेगम हजरत महल जो थी वहाँ से लड़ रही थी, तो वो चाहती थी कि उसका जो छोटा बेटा है वो नवाब बने। और नाना साहिब ने कानपुर में मार्च किया अपनी ट्रूप के साथ, और तांत्या टोपे ने उसको असिस्ट किया नाना साहिब को। अगर झांसी की बात करें तो झांसी एक सेंटर रही है रेबेलियन की। मार्च 1858 में, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, अटैक किया झांसी पर, ठीक है, और झांसी को सीज कर लिया, ठीक है। तो वहां से रानी लक्ष्मीबाई अपने आप को बचाकर कहाँ ज्वाइन किया, उसने तांत्या टोपे को इसने ज्वाइन किया कल्पी में, ओके। तो 1 जून 1857 को इन्होंने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। ग्वालियर को कैप्चर किसने किया, तांत्या टोपे और जो रानी लक्ष्मीबाई थी। यहाँ पर जो थे स्कैंडियन रूलर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे, तो इन्होंने ग्वालियर को क्या किया, सीज कर लिया। बट क्या हुआ, सेकेंड डे ऑफ बैटल क्या हुआ, 17 जून को जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसको बुलेट की वजह से उनकी डेथ हो गई, ओके। तो इसके बाद आता है सुप्रेशन मीन कहाँ कहाँ रिवोल्ट सुप्रेस किया गया। सबसे पहले हम ये बात करें कि ये रिवोल्ट जो हुआ है उसके मीन्स कि इसने सक्सेस तो हासिल की थी, बट ये जल्दी ही सुप्रेस्ड किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि उनके पास एडवांस वेपन्स थे और मीन्स टैक्टिक्स थे, ठीक है। तो ये 1 साल के अंदर अंदर ही ब्रिटिश ने सुप्रेस कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया, उन्होंने कश्मीर गेट को ब्लोन किया सितंबर 1857 में दिल्ली को सीज कर दिया। उसके बाद अरेस्ट किया मुगल जो बहादुर शाह थे, उसको अरेस्ट किया। उसके सन और उसके ग्रैंड सन को उन्होंने पब्लिकली शूट कर दिया, ठीक है। तांत्या टोपे थे जो वो जंगल में चले गए सेंट्रल इंडिया के, वहाँ पर उन्होंने ट्राइबल की हेल्प से स्ट्रगल कंटिन्यू रखा, बट फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको कैप्चर कर लिया और उनको डेथ दी 1859 में, ओके। नाना साहिब और बेगम हजरत महल जो थे वो नेपाल को चले गए। लखनऊ जो था वो 1858 में मार्च में क्या किया गया, रिकैप्चर कर लिया गया। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका टाइमलाइन, ठीक है, जिससे आपको फिर से रिवीजन का एक मिल जाएगा, ठीक है। 10 मई को 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ में। मई जून 1857 को रेबल ने दिल्ली को कैप्चर किया, कानपुर लखनऊ को भी कैप्चर किया। सितंबर 1857 को दिल्ली रिकैप्चर की गई ब्रिटिश के द्वारा। जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है। 1859 को तांत्या टोपे कैप्चर की जाती है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, मीन उसको डेथ दी जाती है, ओके। इसके बाद अगर हमें अपने यूपीएससी के बिहेव से इस चीज़ों को
पढ़ना है। तो इसकी नेचर क्या थी रिवोल्ट की? ब्रिटिश के व्यू के अकॉर्डिंग इसकी नेचर थी जो सिपोय म्यूनिटी थी, एक मिलिट्री अपराइजिंग थी, बट इनका कोई गोल नहीं था। ये ब्रिटिश का व्यू है। नेशनलिस्ट का क्या व्यू है? वी.डी. सावरकर, सुभाष बोस ये कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर थी इंडियन इंडिपेंडेंस की। रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिव रिसेंटमेंट अगेंस्ट मीन इनके अकॉर्डिंग एक कलेक्टिव रिसेंटमेंट थी, ठीक है, ब्रिटिश के रूल के। मार्क्सिस्ट व्यू कहते हैं कि ये क्लास का स्ट्रगल था, पीजेंट वर्सेस ब्रिटिश कैपिटलिस्ट स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रक्चर। मॉडर्न और रिवेनिस्टिव व्यू के अकॉर्डिंग ये एक मिलिट्री इम्यूनिटी थी, सिविल रेबिलियन था, अर्ली नेशनलिज्म था। नॉन पैन इंडिया रिवोल्ट मीन कि पूरे इंडिया के लोग इसमें शामिल नहीं थे, एक एंटी कॉलोनियल कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ें, हाँ, कॉजेज ऑफ फेल्यूर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन कि इनके पास कोई भी कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी, ये सेंट्रल कमांड नहीं थी। अगर हम जियोग्राफिक के हिसाब से पढ़ें तो ये सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही हुआ था। इनके पास कोई भी मॉडर्न वेपनरी नहीं थी, कोई भी बेटर लॉजिस्टिक आर्मी नहीं थी जैसे ब्रिटिश आर्मी थी। इनके पास साउदर्न इंडियन, पंजाब, बंगाल और प्रिंसली स्टेट का कोई भी सपोर्ट नहीं था। लैक ऑफ क्लियर नेशनल गोल, कोई भी क्लियर नेशनल गोल नहीं था पोस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो अगर हम पॉलिटिकल चेंजेस की बात करें तो ये रहे इसके कॉजेज, फेल्यूर के कॉजेज, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इसके कॉजेज क्या थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज और आफ्टरमाथ मीन कि इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो ब्रिटेन में बैठी है उसने क्या क्या स्टेप लिए वो पढ़ते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस में क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश क्राउन, टुक ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसीलिए मैं आपको 1857 का रिवोल्ट पढ़ाना चाहती थी कि मुझे पता था कि आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सबसे पहले हमारा जो एक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वो वहाँ से ही निकल के आया है। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले वॉइस रॉय की पोस्ट क्रिएट की, ठीक है, कि उन्हें प्रोक्लेमेशन दिया कि रिलीजियस टॉलरेंस नहीं होगी, कोई नॉन इंटरफेरेंस नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस मीन इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन की गई इंडियन के लिए बट लिमिटेड, ज़्यादा नहीं। ग्रेटर रोल ऑफ प्रिंसली स्टेट, अलाइज ऑफ ब्रिटिश राज, ठीक है, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को अलाइज किया अपने साथ। मिलिट्री चेंजेस में देखी जाए तो इन्होंने रेशियो चेंज कर दी, मेन की ब्रिटिशर को ज़्यादा रखा और इंडियन को कम रखा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट फ्रॉम लॉयलिस्ट एरिया मीन पंजाब और गोरखा से इन्होंने क्या किया, रिक्रूटमेंट करनी स्टार्ट की कि वो लॉयल है, ठीक है। उसके बाद सोशो रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो नॉन इंटरवेंशन इन सोशल रिलीजियस मैटर पोस्ट रिवोल्ट मीन कि ये करेंगे कि सोशल और रिलीजियस मैटर में अब नहीं बोलेंगे। इंडियन मिशनरी एक्टिविटी को ख़त्म किया गया, इंडियन के कस्टम को रिस्पेक्ट दी जाने लगी। लैक ऑफ लेगेसी ऑफ रिवोल्ट, अगर हम लेगेसी की बात करें इस रिवोल्ट की लेगेसी क्या है तो उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ओके। तो स्पार्क नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस अमंग इंडियन, इसकी वजह से एक जो इम्पोर्टेंट काम हुआ कि लोगों में ये बात आई, लोगों के मन में ये बात आई कि नेशनल की नेशन क्या होता है, ठीक है। एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरी, नेशनलिस्ट एंड राइटर्स इंस्पायर हुए, नेशनलिस्ट निकले, रेवोल्यूशनरी निकले, ठीक है, इंस्पायर हुए इस रिवोल्ट के बाद। मेमोरियल्स बने, लिटरेचर लिखे गए, जैसे झांसी की रानी का लिटरेचर लिखा गया, 1857 का इतिहास लिखा गया। ये थी लेगेसी ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको अगर याद करने हैं जो वन लाइनर एग्जाम स्टेट एग्जाम में, जैसे पंजाब पुलिस है, बाकी जो आपके स्टेट में जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था रिवोल्ट के टाइम, 1857 के रिवोल्ट, वो था लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट मार्टर
मीन कौन था जिसको सबसे पहले इस रिवोल्ट में शहीद किया गया? वो था मंगल पांडे। और इसका की स्लोगन क्या था? दिल्ली चलो। क्योंकि जो सिपाही थे वो दिल्ली को चलते हैं, तो उसके लिए दिल्ली चलो सिंबल ऑफ रिक्लेमिंग इंडियाज पावर। मेजर स्पोर्ट इनमें से कौन सा था? किसान थे, आर्टिसन थे, मेन के जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते थे, जमींदार थे, सिपाही थे, ठीक है। लैक ऑफ सपोर्ट, जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन थे ना, उन्होंने इस चीज़ में हिस्सा नहीं लिया, मर्चेंट क्लास ने हिस्सा नहीं लिया और कुछ रूलर्स ने इन चीज़ में हिस्सा नहीं लिया, तभी ये रिवोल्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यूपीएससी में क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले बोला गया मेंस का क्वेश्चन, एग्जामिन द कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, एक्सप्लेन व्हाई इट फेल्ड। कहते कि पहले कॉजेज एक्सप्लेन करो 1857 के और उसको ये बताओ कि इसको फेल क्यों किया गया, मीन कि ये फेल क्यों हो गया। वॉज अ रिवोल्ट ऑफ 1557 अ प्लान्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बताओ कि ये प्लान वॉर थी इंडिपेंडेंस की? नहीं, ये प्लान वॉर नहीं थी। तो आपने इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीलियम्स में, इस क्वेश्चन और स्टेट पीसेस में क्वेश्चन मैच करने पर पूछ लेते हैं, ठीक है। मैचिंग में पूछ लेते हैं लीडर विद प्लेसेस, जो मैंने आपको चार्ट बताया पहले। लीडर्स कौन कौन थे और किस किस जगह से लीडर थे, ये आ जाते हैं, ओके। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। विच एरिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी 1857। कौन कौन से एरिया हैं जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आशा करती हूँ कि आप सबको रिवोल्ट 1857 के कुछ 1857 अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके बाद हमारा क्राउन रूल स्टार्ट होगा। आगे के लेक्चर में हम क्राउन रूल के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिसने आज ये लेक्चर देखा है, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर भी देखें, तभी आपको अच्छे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ आएगा और एक कनेक्शन बनता समझ आएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, please give feedback by hit like button and comment on comment box which is open for you and share to the fellow aspirant जिससे वह बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें। At last I am said subscribe the Mehra Mastery classes for the next update. Thank you everyone. Bye. Jai Hind.